बिहार में शराब की खेप पहुंचाने के लिए शराब तस्करों की नई नई तरकीबें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हां, शराब तस्करों की यह तरकीब पुलिस प्रशासन के लिए किसी खुली चुनौती से कम नहीं है। यह तस्वीर है सीवान के रेल जीआरपी थाने की। गोरखपुर छपरा पैसेंजर ट्रेन से इस शख्स को सीवान रेल जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। इस शख्स के शरीर पर एक दो नहीं बल्कि 11 बोतल अंग्रेजी शराब चिपकी हुई है। बड़े शातिर तरीके से सेलो टेप से इस शराब की बोतलों को इस शख्स ने अपने शरीर पर चिपका रखा है। सीवान के नगर थाना क्षेत्र के रामनगर ढाला के रहने वाले यह शख्स राजकुमार शाह बताया जा रहा है। दरअसल गोरखपुर छपरा पैसेंजर ट्रेन में रेल जीआरपी की नजर राजकुमार पर पड़ी थी और उन्हें शक हुआ था, जिसके बाद जीआरपी ने गहनता से राजकुमार की शरीर की जांच की तो अंग्रेजी शराब की तस्करी के नए तरीके का खुलासा हुआ। राजकुमार शाह से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि राजकुमार इससे पहले भी अपनी इसी शातिर तरीके के सहारे गोरखपुर से सीवान में शराब की खेप ला चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से शराब तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। पूरे शरीर में सेलो टेप के जरिए शराब की बोतलें चिपकाई गई हैं और पुलिस ये शक जता रही है कि इससे पहले भी इस तरीके से शराब की तस्करी ये शख्स कर चुका है। लेकिन तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। बिहार में भले ही शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद किस तरीके से शराब तस्कर शराब की तस्करी कर रहे हैं। यानी कि पुलिस अगर डाल डाल चलती है तो शराब तस्कर पात पात चलते हैं और इस तरीके से शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस के लिए एक चुनौती है कि किस तरीके से इन शराब तस्करों को पकड़े, क्योंकि हर रोज जब नए शराब तस्करी का खुलासा होता है ये शराब तस्कर कोई नया तरीका अपना लेते हैं और इस तरीके से शराब की तस्करी की जाती है। तो शरीर पर 11 बोतलें चिपका ली जाती है। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स गोरखपुर से ट्रेन में सवार होता है, अपने शरीर पर 11 अंग्रेजी शराब की बोतलें चिपकाता है सेलो टेप के जरिए और फिर उसे लेकर बिहार में आता है, उसकी तस्करी की जाती है। जीआरपी को इस शख्स पर पहले से शक था और उसके बाद जब इसकी गहनता से जांच की गई तो शराब तस्करी के इस नए तरीके का खुलासा हुआ है। सीवान का यह पूरा मामला है। गोरखपुर छपरा पैसेंजर ट्रेन में यह शख्स सवार होता है गोरखपुर से और सीवान जीआरपी से गिरफ्तार करती है। सीवान जीआरपी को शक होता है कि ये जो शख्स है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब तस्कर बिहार में कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं जो पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही है। कभी गैस सिलेंडर के नीचे शराब तस्करी की जाती है, कभी दूध के टैंकर में रखकर शराब लाया जाता है, कभी दवा के कार्टन में रखकर शराब लाया जाता है, यहां तक कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो ड्रिंक्स होते हैं उसके टेट्रा पैक में भी शराब रखकर तस्करी की जाती है। और अब यह तरीका शराब तस्करों ने अपनाया है कि अपने शरीर पर 11 बोतलें चिपकाकर चल रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग समेत 5 की मौत हो गई। घटना अय्यापुर थाना के 0 माइल में दादर पुल के पास की है, जिसमें ऑटो को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें पति पत्नी 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान धर्मवीर पासवान, उसकी पत्नी रंजू देवी और बेटा बिरजू और साजन कुमार के रूप में हुई है। एक मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मृतक धर्मवीर पासवान की बेटी माधवी और सोनी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मृतक का परिवार हैदराबाद से मुजफ्फरपुर आया था और ऑटो से हथौड़ी थाना के सहीलावली स्थित गांव जा रहा था। प्रशासन मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर चुकी है। प्रबंधन विभाग की ओर से
4 लाख प्रति व्यक्ति के दर से संबंधित परिवार वालों को उनके निकट संबंधियों को उपलब्ध कराया जाएगा। शीघ्र हम लोग कल ही इसको इंश्योर करा लेंगे। साथ ही साथ घटना के कारणों की हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी हम लोग घटनास्थल पर ही उपस्थित हैं और जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे संपर्क करके घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार ये घटना घटी है। जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से ट्रक के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब गलती किसकी थी ये जानना ज़रूरी है। वो हम लोग मुझे लगता है कि पुलिस इसमें जुटे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर है जहां एक सरकारी स्कूल के स्टोर रूम में आग लग गई है, जिससे स्कूल के स्टोर रूम में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। घटना वारिस नगर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय की है, जहां स्कूल में आग लग गई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन स्टोर रूम में रखा कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, खेल के सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया यह जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है। नाइट गार्ड ने फोन किया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है। किस किस कमरे में आग लगी है? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में कितने माने क्या सब क्षति हुई है? इसमें एडमिशन रजिस्टर होगा, TR होगा, स्पोर्ट्स का सामान होगा। बदमाशों से खौफ खाती और आम आदमी पर दबंगई दिखाती बिहार पुलिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस बेदर्दी और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए एक युवक की छाती पर चढ़कर उसका गला दबा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह वीडियो बेतिया के लौरिया थाने के लौरिया बाजार की है। डीजीपी साहब, इन तस्वीरों को आप भी देख लीजिए। आपकी पुलिस कितनी पीपल फ्रेंडली है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने पहले बुलेट सवार युवक को बुलेट से नीचे गिरा दिया, उसके बाद उसके साथ गाली गलौज की गई और फिर उसे एक पुलिस वाले ने पटक दिया और उसके ऊपर चढ़कर उसका गर्दन दबाने की कोशिश की। वहीं साथ में खड़ा दूसरा पुलिसकर्मी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। बाद में जब पुलिसकर्मी ने उसे छोड़ दिया तो फिर उस पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। उसके बाद उसे पकड़कर थाने लेकर गई, जहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही जेपी नड्डा बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं पटना में आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक है। बैठक में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। वहीं दिल्ली में आज एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चिराग पासवान की ताजपोशी हो सकती है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना दौरे पर आ रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा का यह पहला बिहार दौरा है। नड्डा बापू सभागार में आयोजित बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले दिवंगत कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। जेपी नड्डा बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक भी करेंगे। इस बैठक के बाद जेपी नड्डा बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें वे बिहार में हो रहे पार्टी की गतिविधियों की जानकारी लेंगे। जेपी नड्डा का जन्म पटना में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई पटना में ही हुई थी। नड्डा केंद्र में मंत्री बनने के बाद पटना कई बार आ चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। इस तरह की तैयारी है, पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष जो है भाजपा के राष्ट्रीय वो पहुंच रहे हैं पटना। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आने का मुख्य उद्देश्य है कि कैलाशपति मिश्र जी की 7वीं पुण्यतिथि में व्याख्यान देना। तो क्या संगठन को लेकर के भी वो बैठक करेंगे पटना में? उसके लिए कोर कमेटी की बैठक है। वो मिलेंगे माननीय विधायकों से, प्रदेश के पदाधिकारियों से, और उनके साथ बैठ करके पार्टी के भी संगठनात्मक चर्चाएं होंगी।
और वहीं पटना में आज कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। तो आज कांग्रेस की तरफ से भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस कई मुद्दों पर बैठक करेगी, जिसमें सरकार को किस तरीके से घेरा जाए उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं आज बीजेपी की तरफ से भी बैठक है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में आ रहे हैं, इसलिए आज बिहार में राजनीतिक बैठकों का दौर जारी रहेगा। और इधर दिल्ली में एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे से होने वाली इस बैठक में चिराग पासवान की पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो सकती है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को आज से पार्टी अध्यक्ष का जिम्मा मिल सकता है। बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सारे प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। जमुई के सांसद चिराग पासवान पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। बीते दिनों ही रामविलास ने भी चिराग को पार्टी की कमान सौंपने के स्पष्ट संकेत दे दिए थे। चिराग काफी पहले से पार्टी के अहम फैसलों में शामिल होते रहे हैं। उपचुनाव में डबल जीत से तेजस्वी ने राजनीति में भले ही कमबैक कर लिया हो, लेकिन एक कुशल नेतृत्व और बतौर राजनेता के तौर पर उनकी विश्वसनीयता अब भी सवालों के घेरे में है। तेजस्वी पर सबसे बड़ा आरोप है कि वो जनता से न सिर्फ दूरी बनाते हैं, बल्कि हर बड़ी आपदा के समय वो कहीं गायब हो जाते हैं। जनता से दूरी क्यों बना रहे हैं तेजस्वी? बड़ी आपदा के वक्त कहां हो जाते हैं गायब? क्या गैर जिम्मेदार है तेजस्वी? तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर विरोधी दलों का यही सवाल है। विरासत में मिली सियासत की बात कहते हुए विरोधी खेमा तेजस्वी को जनता के दुख दर्द से दूर बता रहा है। बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ के दौरान भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं दिखी, जबकि लालू राबड़ी के घर छठ पूजा की चर्चा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में होती रही है। इस बार राबड़ी देवी ने छठ नहीं किया, लेकिन विरोधियों का कहना है कि तेजस्वी यादव को कम से कम इस मौके पर तो जनता के बीच पहुंचना चाहिए था। बाई बॉर्न राजा बन गए, यानी कि इनको विरासत में इनके पिता के द्वारा मिल गया, तो ये तो गैर जिम्मेदार हैं। नेता प्रतिपक्ष इतने गैर जिम्मेदार और इतने इर्रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जब बिहार के अंदर में चमकी बुखार आया, आप अज्ञातवास में थे। बिहार के अंदर बाढ़ की विभीषिका हुई, जल जमाव हुआ, आप कहीं नहीं थे। तेजस्वी के नेतृत्व पर कुछ हद तक सवाल उठना लाजमी है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के दौरान थे लापता। पटना में जल जमाव के दौरान जनता के बीच नहीं पहुंचे। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी थे गायब। विधानसभा के सत्र से भी रहे दूर। उपचुनाव में डबल जीत के बाद भी जनता का नहीं किया शुक्रिया। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव का जनता के बीच ना पहुंचना उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और ये उनके राजनीतिक करियर के लिए घातक साबित हो सकता है। मान लीजिए प्राकृतिक आपदा हुई या जल आपदा भी जैसे पटना में हुआ, उस समय भी नहीं। चमकी बुखार जैसा मामला, उस समय भी नहीं। विधानसभा का जो है सो सत्र चल रहा था, उस समय जो ये तमाम कई जगहों पे देखा गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव उसमें नहीं रहते हैं। और ये देखिए अभी सबसे बड़ा ताजा उदाहरण तो है कि लोक आस्था का महापर्व। ये सवाल जब तेजस्वी यादव की पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है तो वो सफाई देते हैं कि तेजस्वी यादव चेहरा चमकाने वाले नेताओं में से नहीं है। ये लोग चेहरा चमकाने वाले लोग हैं, इसी तरह से वो सोचते हैं तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनके दिलों पर राज कर रहे हैं, तभी तो उपचुनाव में तेजस्वी यादव जी ने ट्रेलर दिखा दिया है। सफाई जो भी दी जाए, लेकिन ये सच है कि तेजस्वी जनता की तकलीफों से हमेशा दूर ही रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी ये सब अनजाने में कर रहे हैं या फिर अनुभवहीनता की वजह से वो राजनीति को कैजुअल तरीके से ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद पूर्णमासी राम ने
कांग्रेस का साथ छोड़ने का ऐलान किया है। बगहा के अपने निजी कार्यालय में पूर्णमासी राम ने जानकारी दी है कि वो 6 नवंबर को बेतिया नगर भवन में अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनसंघर्ष पार्टी का ऐलान करेंगे। पूर्णमासी राम ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पर उपेक्षा के आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश पर भी जमकर हमला बोला। दलित नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले पूर्णमासी राम अब विश्व बैंक के पूर्व निदेशक और रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर गुलरेज हुदा के साथ मिलकर 2020 में नई शुरुआत करने की घोषणा कर रहे हैं। पूर्णमासी राम का दावा है कि उनकी पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सूबे की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि पूर्णमासी राम आरजेडी शासनकाल में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, वहीं जेडीयू से गोपालगंज के सांसद भी रहे हैं। हम लोग एक नई पार्टी बना रहे हैं और अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए 6 तारीख को मीटिंग है टाउन हॉल बेतिया में। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये चाहते हैं ये प्रकाशित भी हो। और दूसरा बात, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा का हक जो है मारा जा रहा है। जो आरक्षण में दिया गया था उसमें भी इधर उधर किया जा रहा है। आरएलएसपी पर एक बार फिर टूट का खतरा मंडरा रहा है। आरएलएसपी में संभावित टूट पर बीजेपी ने कहा कि इन छोटी पार्टियों में व्यक्तिगत हित को साधने वाले नेताओं की अधिकता है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसी जो छोटी पार्टियां हैं, इनमें कई लोग जो शामिल हैं वो व्यक्तिगत हित को साधने के लिए हैं। और ऐसी पार्टियों का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब उसमें लोकतंत्र मजबूत हो, जब उसमें संगठन विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति हो। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं, मुख्यतः या तो पॉकेट की पार्टी बनकर रह जाती हैं या फिर परिवार की पार्टी बनकर रह जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में बने देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन करेंगे। इसमें राज्य की तमाम खादी संस्थाओं के उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री होगी। खादी वस्त्रों पर 20% की छूट भी दी जाएगी। खादी मॉल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार में आज देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला खादी मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पटना के गांधी मैदान में खादी मॉल का नज़ारा, जहां पे कुछ देर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मॉल का उद्घाटन करेंगे। इस मॉल को देश का सबसे बड़ा खादी मॉल भी माना जा रहा है और जाहिर सी बात है इसमें खादी से जुड़े हुए तमाम प्रोडक्ट उपलब्ध रहेंगे, जिसे खरीदने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद है बिहार के उद्योग विभाग को। और उद्योग विभाग की तरफ से इस खादी मॉल का निर्माण कराया गया है और उद्घाटन भी आज से कुछ देर के बाद होगा, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे यहाँ पे और खादी मॉल का उद्घाटन करेंगे। खादी के बढ़ावे के लिए बिहार सरकार की बड़ी कोशिश मानी जा रही है और इसमें तमाम प्रोडक्ट जो खादी से जुड़े हुए तमाम प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। और अगर आप इस मॉल में आएंगे तो आपको तमाम सामान मिलेंगे जो खादी से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार के उद्योग विभाग की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है और बिहार सरकार को उम्मीद है कि इस मॉल के उद्घाटन के बाद बिहार में खादी के जो वस्त्र हैं उसका प्रचलन और तेज़ी से बढ़ेगा, लोगों का झुकाव भी खादी के वस्त्र की तरफ होगा। तो तमाम तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और अभी देखिए खादी के वस्त्र बनाने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ पे कारीगर भी उपलब्ध है, तो तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं देश के सबसे बड़े खादी मॉल के उद्घाटन का। बस अब से कुछ देर के बाद इस खादी मॉल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 6 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना औद्योगिक थाना के चौरसिया चौक के पास की है, जहां देर रात हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोलकर 6 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान अपराधियों की करतूत पेट्रोल पंप परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह 2 की संख्या में आए अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर सोए पंप कर्मियों को जगाया, उसके बाद उसे गन पॉइंट पर लेकर कैश काउंटर की ओर लेकर गए, जहां गोली मारने की धमकी देकर कैश काउंटर को जबरन खुलवाया और उसमें रखे कैश लूट लिए और फरार हो गए। आपको बता दें कि अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से बाइक पर सवार होकर निकलते बने। और हमारे साथ तो राजीव मोहन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, अपराधी आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं, लेकिन क्या पुलिस कुछ पता कर पाई अभी तक?
बिल्कुल। अभी तक जो पुलिस को पता करने की बात है तो जाहिर सी बात है पुलिस की हाथ खाली है। आलिम, हम ये बताना चाहते हैं कि ये पूरी घटना रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास बताई जा रही है, जिसमें यह बताया गया कि 2 बाइक सवार अपराधी आते हैं और वो ग्राहक बन के पहले काउंटर पर जाते हैं, बोलते हैं कि कार्ड पेमेंट के जरिए क्या पेट्रोल दे सकते हैं। इस दौरान उसने रेकी कर ली है बस 10-15 मिनट में, जिसके बाद उन लोगों ने अटैक किया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से एक पंपकर्मी जब सोया है और उसको गन पॉइंट पर लेता है, उसे घसीट देता है, उसके बाद वो कैश काउंटर पर ले जाता है, जहाँ पे कैश काउंटर के अंदर एक और कर्मी होता है जिसे कहता है कि खोलो नहीं तो गोली मार देंगे, और उसके बाद उसमें से कैश लेकर फरार हो जाता है। तो ये घटना करीब 15 मिनट से 20 मिनट का वाकया बताया जा रहा है और ये बिल्कुल NH-19 है। चलिए, बिल्कुल, यानी कि पुलिस पेट्रोलिंग पर भी ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पुलिस उस वक्त कहां थी जब अपराधी बड़े आराम से इस लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं चलेंगी, जबकि प्राइवेट गाड़ियों को जांच के बाद ही चलाने की इजाजत मिलेगी। प्रदूषण रोकने के लिए हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। प्रदूषण ने लोगों को परेशान किया। पटना देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ तो सरकार की नींद खुली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की और निर्णय लिया कि 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर पूरे बिहार में प्रतिबंध होगा। पटना में नहीं चलेंगी 15 साल पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां। निजी गाड़ियों की फिर से करानी होगी जांच। मंगलवार से प्रदेश में होगी सघन प्रदूषण जांच। ट्रकों पर धूल वाले सामान को ढकना जरूरी। बिना ढके नहीं चलेगी नगर निगम की कचरा गाड़ी। सभी निर्माण कार्य को कवर करना जरूरी। पहला निर्णय है कि 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सरकारी गाड़ियों के बारे में जो 15 साल से पुरानी है, चाहे वो निगमों की सरकारी निगम भी हो, उसके भी गाड़ी भी जो होंगी, पूरे राज्य में यह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। 15 साल से पुरानी जो व्यावसायिक वाहन है, जो कमर्शियल वाहन है, उनको भी प्रतिबंधित किया जा रहा है, मगर वह पटना एवं उसका आसपास के क्षेत्रों के लिए होगा। ये सारे निर्णय 7 नवंबर से लागू हो जाएंगे। इस नियम के सही तरीके से लागू होने से प्रदूषण लेवल कम होगा, लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। फिलहाल तो हालात ये हैं कि पटना सहित मुजफ्फरपुर और गया का प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर को पार कर गया है, जो चिंताजनक है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हमारे साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।